हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेज के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास के माध्यम से हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। रणमल छंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपको दिए हैं नरपति नाल, श्रीधर व्यास, पद्मनाभ और सुंदरदास। तो यहाँ पे देखिए 14वीं और 15वीं शताब्दी के आसपास एक बहुत ही महान कवि हुए हैं, नाम है उनका श्रीधर व्यास। तो यहाँ पे हम बात करें रणमल छंद की, तो रणमल छंद के जो रचयिता हैं वो कौन है? श्रीधर व्यास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। आप सभी जानते होंगे कि मारवाड़ में एक राजा हुए थे, नाम था उनका रणमल। क्या नाम था? रणमल। कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के राजा थे, जिनकी महाराणा कुंभा ने 1438 में हत्या करवा दी थी। कहाँ पे करवाई थी? मेवाड़ में इनकी हत्या करवा दी गई थी। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। वही रणमल जिसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह, वेरी इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ का रणमल जिसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से इस शर्त पे किया कि इनसे होने वाली संतान ही मेवाड़ का आगे उत्तराधिकारी होगी। और इनकी जो संतान है वो कौन होती है? महाराणा मोकल। और कुछ वर्षों तक मोकल है वो मेवाड़ पे शासन भी करते हैं, लेकिन चाचा और मेरा नामक दो राजपूत सरदार जो हैं वो मोकल की हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा हम बात करें नरपति नाल की, तो दोस्तों नरपति नाल के बारे में कौन नहीं जानता? इनकी बहुत ही शानदार रचना है और वो रचना है बीसलदेव रासो। कौन सी रचना है? बीसलदेव रासो। बीसलदेव किसे कहते हैं? अजमेर में एक चौहान शासक हुए हैं जिनका नाम है विग्रहराज, जिनका दूसरा नाम मिलता है बीसलदेव। तो यहाँ पे वही विग्रहराज, वही बीसलदेव जिन्होंने दिल्ली के तोमरों को हराकर सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। चौहान वंश का शासक था विग्रहराज, अजमेर के चौहान वंश का शासक था। इनके दरबार में एक कवि रहा करते थे जिनका नाम है सोमदेव, और इनकी बहुत ही शानदार रचना है सोमदेव की। वो रचना कौन सी है दोस्तों? ललित विग्रहराज। वैसे विग्रहराज स्वयं भी उच्च कोटि के कवि थे। इनको कवि बांधव की उपाधि दी गई है। किस नाम से जाना जाता है इनको? कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। इनकी एक रचना भी है, और वो रचना आप सभी जानते हैं, हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक किसके द्वारा लिखा गया? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया। आगे हम बात करते हैं पद्मनाभ की। पद्मनाभ की हम बात करें तो इनकी भी एक शानदार रचना है पद्मनाभ की, और वो रचना है कानड़ दे प्रबंध। कौन सी रचना है? कानड़ दे प्रबंध जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया। इस कानड़ दे प्रबंध की हम बात करें तो इसमें कानड़ दे के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, पद्मनाभ जो है वो किसके दरबारी कवि थे? पद्मनाभ की हम बात करें तो ये किसके दरबारी कवि थे? जालोर के अखेराज। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पद्मनाभ जो हैं वो जालोर के अखेराज सोनगरा के दरबारी कवि थे। दोस्तों ये वही, हम कानड़दे की हम बात करें तो वही कानड़दे है जो 1311 ईस्वी में जालोर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होते हैं। और तभी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जालोर का नाम बदलकर क्या कर देता है? जलालाबाद कर देता है। तो यहाँ पे आगे हम बात करें सुंदरदास की। सुंदरदास के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में बनते हैं। सुंदरदास की हम बात करें तो इन्हें राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुंदरदास जी को कहा जाता है। और ये किसके शिष्य थे? ये शिष्य थे दोस्तों संत दादू दयाल के। किसके शिष्य थे? जो सुंदरदास जी हैं वो किसके शिष्य थे? संत दादू दयाल के शिष्य थे। आप जानते होंगे कि दादू पंथ की 5 शाखाएं थी, उनमें नागा शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं किसको? सुंदरदास जी को। तो सुंदरदास जी किस शाखा के प्रवर्तक हैं? नागा शाखा के प्रवर्तक हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं भी प्रसिद्ध हैं। उनमें से कुछ रचनाएं जैसे ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर सार, और ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? सुंदरदास जी के द्वारा लिखी गई। एक और इम्पोर्टेंट बात, इनकी जो सभी रचनाएं हैं वो किस भाषा में लिखी गई हैं? पिंगल भाषा में लिखी गई हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीधर व्यास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और शानदार क्वेश्चन, भोराट पठार का फैलाव निम्न में से है। कहाँ पे है भोराट का पठार? ऑप्शन आपको दिए गए हैं कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य, सिरोही जालोर जिले में, अजमेर व जयपुर जिले में, गंगानगर या फिर सिरोही जिले में। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए
कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों भोराट का जो पठार है वो मेवाड़ी चट्टानी भूमि का भाग है। किसका भाग है? मेवाड़ी चट्टानी भूमि का जो भाग है वो क्या कहलाता है? भोराट का पठार कहलाता है। और राजस्थान में आबू पर्वतीय खंड के बाद सर्वाधिक ऊंचाई की हम बात करें तो वो सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? भोराट का पठार ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार जो है वो कौन सा है? उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार किसे माना जाता है? उड़िया पठार को माना जाता है। इसके बाद की हम बात करें 2 नंबर का जो पठार है वो है आपका आबू का पठार, और तीसरा सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? भोराट का पठार है। आप साथ साथ इसको नोट कर सकते हैं। राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा। और इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो कितनी है? 1431 मीटर है। वो कहाँ पे स्थित है? इसी भोराट के पठार में स्थित है। इसके अलावा एक और शानदार बात, लासड़िया का पठार। देखिए लासड़िया का पठार जो है वो वैसे तो भोराट के पठार से जुड़ा हुआ है, लेकिन उदयपुर के पूर्व में अनियमित धरा वाला कटा फटा पठार जो है वो कौन सा है? लासड़िया का पठार है। और ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। कहाँ पे स्थित है? लासड़िया और भोराट के पठार जो हैं दोनों कहाँ पे स्थित हैं? उदयपुर में स्थित हैं। लासड़िया के पठार की हम बात करें तो ये उदयपुर के पूर्व में स्थित है। जो अनियमित धरा वाला कटा फटा पठार है लासड़िया का पठार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य, यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ पे है? अभी अभी हमने डिस्कस किया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, हाड़ौती पठार से कोटा तक, उत्तरी राजस्थान, नाहरगढ़ से जयगढ़ तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो भाग है वो अरावली श्रेणी का उच्चतम भाग है, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है इसमें। ख्याल शैली के गायक व रचनाकार मनरंग जो है वो किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, जयपुर घराना, मेवाती घराना, पटियाला घराना और आगरा घराना। दोस्तों ये जो मनरंग आप देख पा रहे हो, इस मनरंग का एक नाम और मिलता है और वो नाम है भूपत खां। क्या नाम मिलता है? भूपत खां इनका दूसरा नाम है। और यहाँ पे ये जयपुर के जो ख्याल शैली है उससे संबंधित हैं या उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर घराना। जयपुर घराने की जो ख्याल शैली है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मनरंग भूपत खां माने जाते हैं। और ये दिल्ली घराने के सदारंग खां के पुत्र थे। दिल्ली घराने के सदारंग खां जो है उनके पुत्र माने जाते हैं। किसको? मनरंग खां को। इसके अलावा हम बात करें मेवाती घराने की, तो देखिए मेवाती घराने से संबंधित या इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? उस्ताद घग्गे नज़ीर खां। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है? उस्ताद घग्गे नज़ीर खां मेवाती घराने के प्रवर्तक हैं। आगे हम बात करें पटियाला घराने की, तो पटियाला घराने के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? फतेह अली। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन है? फतेह अली पटियाला घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। यदि आपसे इसके अलावा आगरा घराने की हम बात करें तो आगरा घराना जो है आपका उसके प्रवर्तक कौन है? हाजी सुजान खां। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको एक शानदार बात बताता हूँ। यदि आपसे जयपुर की ख्याल शैली के प्रवर्तक पूछे जाए तो आप करोगे मनरंग भूपत खां। जयपुर घराने की जो ख्याल शैली है उसके प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? मनरंग भूपत खां को माना जाता है। और यदि आपको कथक घराने के प्रवर्तक पूछे जाएं तो कथक घराने के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? भानु जी। याद रखें, कौन है? भानु जी। और यदि जयपुर घराने में तमाशा के प्रवर्तक आपको पूछा जाए, किसके प्रवर्तक? तमाशा के प्रवर्तक पूछे जाए तो आप क्या करोगे? बंसीधर भट्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, किसे माना जाता है? बंसीधर भट्ट को माना जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर घराना। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। रंग महल स्थित है। रंग महल सभ्यता जो है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, गंगानगर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़। तो यहाँ पे रंग महल की हम बात करें तो रंग महल कहाँ पे है? ये है दोस्तों गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील में। कहाँ पे स्थित है? गंगानगर जिले की जो सूरतगढ़ तहसील है वहाँ पर स्थित है आपकी रंग महल सभ्यता। और ये किस नदी के किनारे है?
ये है घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है ये सभ्यता? घग्गर नदी के किनारे। ये कांस्य युगीन सभ्यता, याद रखें कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। यदि कांस्य युगीन आपको ना मिले तो आप ताम्र युगीन कर सकते हैं। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। आपको याद रखना है कि कालीबंगा जो है वो भी कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। इसके अलावा रंग महल के बारे में आप ये याद रख सकते हैं कि ये 3 बार बसी थी और 3 बार उजड़ी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। रंग महल इस कैसी सभ्यता है? 3 बार उजड़ने वाली और 3 बार बसने वाली सभ्यता है आपकी रंग महल, जो कि घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसका जो उत्खनन है, इसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया जाता है? डॉक्टर हन्ना रीड के द्वारा। किसके द्वारा करवाया जाता है? डॉक्टर हन्ना रीड के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया जाता है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर कुषाण कालीन तांबे की मुद्राएं मिली हैं और यहाँ पर चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। जबकि कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिले हैं? गेहूँ और जौ। किसके साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं गेहूँ और जौ के साक्ष्य। और जो आपकी रंग महल है यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली और हाड़ौती शैली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ शैली। आगे हम बात करें मारवाड़ शैली की, तो देखिए मारवाड़ शैली में पीले और लाल रंग की प्रधानता देखने को मिलती है। किन रंगों की प्रधानता देखी जाती है मारवाड़ शैली में? पीले और लाल रंगों की। किशनगढ़ शैली की हम बात करें तो किशनगढ़ शैली में सफ़ेद और गुलाबी रंग की प्रधानता देखने को मिलती है। किस रंग की प्रधानता देखी जाती है? किशनगढ़ शैली में सफ़ेद और गुलाबी रंग की प्रधानता देखी जाती है। हाड़ौती शैली की हम बात करें तो हाड़ौती में हरा और नीले रंग की प्रधानता देखने को मिलती है। इसके अलावा मेवाड़ चित्रकला शैली की हम बात करें तो मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है किसके काल को? महाराणा जगत सिंह के काल को। किसके काल को माना जाता है? महाराणा जगत सिंह के काल को मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। जगत सिंह भी कौन से? जगत सिंह प्रथम। इस प्रकार से मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल जो है वो किसका काल माना जाता है? महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को। इसके कलाकारों की हम बात करें तो इसके बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं मेवाड़ चित्रकला शैली के। उन्हीं में से कुछ के नाम आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक है आपका साहिबदीन और दूसरा है मनोहर। ये किस शैली के कलाकार माने जाते हैं? मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही शानदार बात, विष्णु शर्मा के बारे में आप सभी जानते हैं। विष्णु शर्मा की एक रचना है और वो रचना कौन सी है? पंचतंत्र के जो रचयिता हैं वो कौन है? विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र के 2 पात्र हैं, एक है आपका कलीला और दूसरा है दमना। कितने पात्र हैं? 2 पात्र हैं, कलीला और दमना। कहते हैं कि इन दोनों पर चित्रांकन मेवाड़ चित्रकला शैली में हुआ है या किया गया है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि केवल पंचतंत्र पर चित्रांकन किस शैली में हुआ है तो आपको याद रखना है मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली, और वो कौन सी है? नाथद्वारा शैली में किया गया। केवल पंचतंत्र पर चित्रांकन किसमें किया गया है? मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली नाथद्वारा शैली में किया गया। लेकिन यदि नाथद्वारा शैली ऑप्शन में ना हो तो आप क्या करोगे? मारवाड़ चित्रकला शैली वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि मारवाड़ चित्रकला शैली में भी पंचतंत्र पर चित्रांकन किए गए हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ चित्रशैली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन आपके सामने है चंबल नदी, बनास नदी, लूनी नदी और गंभीरी नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। बाकी तीनों की हम बात करें, चंबल, बनास और गंभीरी जो है वो किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो आप सभी जानते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। किसका भाग है? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। आप सभी को पता है कि राजस्थान में नदियों का जो अपवाह तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका आंतरिक अपवाह तंत्र, और जो सबसे ज़्यादा हिस्सा बनाता है, कितना हिस्सा है आंतरिक अपवाह तंत्र का? 60.2% हिस्सा है आंतरिक अपवाह तंत्र का। आगे हम बात करें बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की, तो बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है वो कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? 22.4% हिस्सा रखता है। तीसरा है आपका अरब सागरीय अपवाह तंत्र, तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र के हिस्से की हम बात करें तो कितना है?
1% है। तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और शानदार क्वेश्चन, हाल गुरु उपाधि धारण करता है। हाल गुरु उपाधि जो है वो किसकी है? ऑप्शन आपके सामने है महाराणा मोकल, महाराणा लाखा, राव चूंडा और महाराणा कुंभा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा। आप सभी जानते हैं कि महाराणा कुंभा की बहुत सारी उपाधियां हैं, जैसे कि हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, ये सभी उपाधियां जो हैं वो किसकी हैं? महाराणा कुंभा की हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है अभिनव भ्राताचार्य। क्या कहा जाता है इनको? अभिनव भ्राताचार्य किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक नाम और मिलता है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। लेकिन याद रखें, हिंदू पत किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदू पत किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को नहीं कहा जाता। किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को कहा जाता है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और शानदार क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी नहीं बहती है? ये आपको पूछा गया कि चंबल नदी किन जिलों में नहीं बहती है। बात करें हम चंबल नदी की, तो ये राजस्थान में भैंसरोडगढ़ के समीप, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है और आगे चल कर के कोटा और बूंदी की सीमा बनाती हुई, किसकी सीमा बनाती है? कोटा और बूंदी की सीमा बनाती हुई कहाँ पे प्रवेश करती है? सवाईमाधोपुर, उसके बाद करौली और धौलपुर होती हुई इटावा में, इटावा के समीप कौन सी नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से चंबल नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 6 जिलों में प्रवाहित होती है। आप क्रम वाइज इनको याद रख सकते हैं। क्रम वाइज हम याद रखें तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, उसके बाद कोटा, बूंदी, उसके बाद सवाईमाधोपुर, उसके बाद करौली, धौलपुर, ये 6 जिलों में चंबल नदी प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हैं? रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बनास बेसिन का विस्तार है, बनास नदी का जो बेसिन है वो कहाँ पे फैला हुआ है? ऑप्शन आपको दिए हैं, टोंक सवाईमाधोपुर में, सवाईमाधोपुर जयपुर में, दौसा जयपुर में, टोंक और जयपुर में। देखिए, बनास नदी का जो बेसिन है उसका विस्तार जयपुर में नहीं है, इसमें भी जयपुर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टोंक सवाईमाधोपुर यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और शानदार क्वेश्चन, किस जिले में उपोषण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? कौन से वन पूछे गए हैं आपको? उपोषण पर्वतीय वन पूछे गए हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं अलवर, सीकर, अजमेर और सिरोही। तो यहाँ पे उपोषण पर्वतीय वन की हम बात करें तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? माउंट आबू, सिरोही में पाए जाते हैं। और इन वनों को हम क्या कहते हैं? सदाबहार वनस्पति कहा जाता है। और यदि सदाबहार ऑप्शन में नहीं मिले आपको तो आपको क्या करना है? अर्ध सदाबहार आप वहाँ पे कर सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिरोही यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? दोस्तों बात करें हम सीताबाड़ी मेले की तो ये कहाँ पे भरता है? सीताबाड़ी नामक जगह पे भरता है। और सीताबाड़ी जगह जो है, स्थान जो है वो कहाँ पे पड़ता है? केलवाड़ा। कहाँ पे पड़ता है? केलवाड़ा। और केलवाड़ा की हम बात करें तो केलवाड़ा कहाँ पे है? किशनगंज तहसील। किशनगंज तहसील कहाँ पे है? बारां जिले की किशनगंज तहसील में केलवाड़ा इस जगह पड़ती है। वहाँ पे सीताबाड़ी नामक जगह पे ये मेला भरता है। आगे हम बात करें तो इस मेले, ये जो मेला है ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। किस जनजाति का कुंभ कहा जाता है इसको? सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है सीताबाड़ी मेले को। कब भरता है ये मेला? भरता है ज्येष्ठ माह की अमावस्या को। वेरी इंपॉर्टेंट, कब भरता है ये मेला? ज्येष्ठ माह की अमावस्या को भरता है। और याद रखें, सहरिया जनजाति जो है वो भारत सरकार की आदिम जनजाति समूह में शामिल एकमात्र जनजाति है। और वो कौन सी है? सहरिया जनजाति। इसके जो गांव होते हैं, सहरिया जनजाति के जो गांव हैं वो क्या कहलाते हैं? सहरोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहरोल कहलाते हैं। और गांव का जो मुखिया होता है
वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोतवाल। क्या कहलाता है? कोतवाल। और आप याद रख सकते हैं धारी संस्कार, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, धारी संस्कार का जो संबंध है वो किस जनजाति से है? वो है आपकी सहरिया जनजाति। इसके अलावा आप याद रखें कपिल धारा का मेला, वेरी इंपॉर्टेंट, कपिल धारा का मेला। और एक है आपका कपिल मुनि का मेला, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कपिल मुनि का मेला। तो देखिए कपिल धारा का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है? 12 जिले में। कहाँ पे लगता है? 12 जिले में। जबकि कपिल मुनि का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है? बीकानेर जिले में लगता है। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार बात, यहाँ पे सहरिया जनजाति के कुछ नृत्य हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और वो नृत्य कौन से हैं? इंदरपुरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? सहरिया जनजाति के द्वारा। एक है आपका झेला नृत्य, ये भी सहरिया जनजाति के द्वारा। एक है आपका लहंगी नृत्य और एक है शिकारी नृत्य। ये सभी नृत्य जो हैं वो किस जनजाति के द्वारा किए जाते हैं? सहरिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हाथ पर मेहंदी के मांडनों में लहरिया और घेवर जो है वो मांडे जाते हैं, किस त्योहार पे मांडे जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है दीपावली पे, होली पे, गणगौर पे, तीज पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों तीज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ में नहीं शामिल था? तो ये आपको पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि मत्स्य संघ में किसे शामिल किया गया था? ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को। अलवर यहाँ पे बिल्कुल राइट है, धौलपुर, करौली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सवाई माधोपुर को शामिल नहीं किया गया था। बात करें हम मत्स्य संघ की, तो मत्स्य संघ का उद्घाटन कब होता है? 18 मार्च 1948 को। कब होता है? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है। और ये कहाँ पे होता है? लोहागढ़ किले में। वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे होता है? लोहागढ़ किले में। याद रखें कि इसको मत्स्य संघ जो नाम है वो किसके द्वारा दिया जाता है? KM मुंशी के द्वारा इसे मत्स्य संघ नाम दिया जाता है। और इसमें किन्हें शामिल किया जाता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को शामिल किया जाता है। आगे हम बात करें महाराज प्रमुख की, तो महाराज प्रमुख किसे बनाया जाता है? धौलपुर के उदयभान सिंह, धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को महाराज प्रमुख बनाया जाता है। जबकि अलवर के शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उद्घाटन की हम बात करें तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? NV गौडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सवाई माधोपुर यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, एक और शानदार क्वेश्चन। भीम जी की डूंगरी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भीम जी की डूंगरी आपको पूछी गई है, ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने चित्तौड़ में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में या फिर बैराठ में। तो भीम जी की डूंगरी की हम बात करें तो ये कहाँ पे है? बैराठ में स्थित है। बैराठ का प्राचीन नाम आप सभी जानते होंगे। बैराठ का प्राचीन नाम क्या मिलता है? विराट नगर मिलता है। किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराट नगर। यहाँ पर 3-4 प्रकार की पहाड़ियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक है आपकी भीम की डूंगरी, एक कौन सी है? भीम जी की डूंगरी। और दूसरी है भाबरू की पहाड़ी। और यहीं से भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ था। कहाँ से? भाबरू की पहाड़ी। भाबरू की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है? जयपुर में, बैराठ में स्थित है। और यहीं से भाबरू शिलालेख प्राप्त होता है। एक याद रखें आप, बीजक की पहाड़ी। एक कौन सी है? बीजक की पहाड़ी। और बीजक की पहाड़ी का एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ से गोलबोध चैत्य पूजा स्थल जो है वो कहाँ से मिला है? बीजक पहाड़ी से मिला है। गोलबोध चैत्य जो मंदिर है वो कहाँ से मिला है? बीजक की पहाड़ी से मिला है। इसके अलावा बैराठ सभ्यता के उत्खनन की हम बात करें तो 3 लोगों के द्वारा इसका उत्खनन करवाया जाता है। और वो है आपका, एक है आपका दया, और दूसरा है नील, और तीसरा है कैलाश। तीसरा कौन सा है? कैलाश। दयाराम साहनी, दूसरा है नील रतन बनर्जी, और तीसरा है कैलाश नाथ दीक्षित। इन तीनों के द्वारा बैराठ सभ्यता का उत्खनन कार्य किया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।